आपको पता है ना, हमारी आपकी बातचीत की वो रील बहुत वायरल होती है कि वो ट्रेन में बैठ के चली गई टीचर, फिर आपको सिगरेट की तलब लगती है। आपके दिमाग में तो आखिरी इमेज वही होगी, वो ट्रेन से जा रही हैं। ट्रेन से जा रही हैं, हाँ। आखिरी में ट्रेन में जब विदा किया था उनको, तो वो प्रेम प्रसंग, जो पहला प्रेम प्रसंग था मेरा कायदे से, कि जो है मतलब जो अधूरा छूट गया, तो ये था बड़ा दुखांत एंड हुआ था उसको। तुम्हारा सिगरेट तो नहीं पी सकते ना? आप ब्रेक लेके पी सकते हैं। नहीं, आप ब्रेक तो क्या लेंगे, समाज बना हुआ है, समा तोड़ेंगे क्या ब्रेक के लिए? वो तुमने बड़ा बदतमीजी वाला इंटरव्यू लिया था मेरे। बहुत सारे नौजवान लोग हैं जो अभी डिस्कवर कर रहे हैं योग, ध्यान, फिर उनको लगता है कि ये बाद की बुढ़ापे में करने वाली चीज है। अगर आप विपश्यना के बारे में इनको बता सकें थोड़ा सा। शुरू में बड़ी परेशानी होती, अंदर जितने भी विकार हैं आपके, जो है घृणा है, नफरत है, रिसेंटमेंट है, गुस्सा है, सेक्स है, काम है, वो धीमे धीमे ऊपर आते हैं, और धीमे धीमे करके ऊपर आने के बाद में धीमे धीमे करके गायब हो जाते हैं। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि मैंने कितना काम किया, और बहुत अधिक 3-4 जन्मों का काम कर लिया मैं। एक चीज होती है जिसका नाम है उम्र, और वो होती है, वो आती है आप पर। हमें उतना चपल नहीं रहा जितना कि मैं अपने जमाने में था। मतलब आपके 3-3 घंटे सोलो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो अब नहीं रहा। आप मानते हैं भगवान को? एक हायर पावर को मानता हूँ। आपके जीवन के कुछ प्यारे आदमी हैं, मैं उनका नाम लेता जा रहा हूँ, जरा उनके बारे में अपनी राय बता दीजिए। कहा जाता है कि दिल्ली के थिएटर के 2 लेजेंड, 2 जिगरी, कम्युनिज्म एक ही चीज थी। अनुराग कश्यप गले की हड्डी है, अनुराग कश्यप मेरे गले की हड्डी है, ना उबलते बनती है ना हजम होते बनती है। अमिताभ बच्चन बहुत टाइम के पंक्चुअल, मतलब उनके आने से आप घड़ी मिला सकते हैं। इरफान यार जल्दी चला गया यार, बहुत जल्दी चला गया, बहुत तकलीफ है उसकी। रणबीर कपूर, अरे पूछो मत, इतना नंगा बेशर्म बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। आपकी हीरोइन लोगों से दोस्ती नहीं है? एक्ट्रेसेस भाव नहीं देती यार मुझे, मैं भी भाव नहीं देता। फिर से बॉयज स्कूल के लड़के जैसा गुस्सा दिखा रहे हैं बैठ के। Sensodyne K presents Lallan Top Adda, co-powered by Uttar Pradesh Tourism. Celebration partner Morpheus Dare to Dream. Associate sponsor SBI Life Insurance. Sensodent, toothpaste for sensitive teeth. पीयूष भाई थैंक यू सो हाँ, मच। धन्यवाद आपको ध्यान शायद हो शायद ना हो, जब हमने 2016 में पहली बार लल्लन टॉप अड्डा किया था, हाँ। तब एक 4x4 फीट का बॉक्स हुआ करता था जिस पर आप बैठे थे। अच्छा। पेड़ के नीचे। कहाँ पर? यहीं पे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स पहला लल्लन टॉप अड्डा हुआ था। याद है। आप थे, स्वानंद भाई थे। हाँ। एक माइक था, एक हारमोनियम था। हाँ, याद है मुझे, बिल्कुल याद है मुझे। और ये हमारा 10वां साल है। अरे यार कितना वृद्धि कर गया, कितना प्रोग्रेस कर गया, ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। ग्रेट। मैं पहले 2-3 जो मेरे सवाल है मैंने सोचा था आपसे पूछूंगा, क्योंकि हम लंबे अरसे बाद मिल रहे हैं। हाँ। आपका जो म्यूजिकल शो है बल्ली मारान पूरी दुनिया में घूम रहा है। अब घूम रहा है जी, और बहुत प्यार मिल रहा है, बड़ा उत्साह दिखता है। एक आर्टिस्ट के तौर पे आपके लिए ये बहुत थका देने वाला और बहुत उत्साह से भर देने वाला एक साथ होता है, क्या रहती है प्रक्रिया? हाँ यार, 2016 में शुरू किया था ये हमने, और 2016 में मैं रिटायरमेंट लेने वाला था एक्चुअली, एक्टिंग सब चीज़ से। मैं शो बिजनेस से आई जस्ट वांटेड टू रिटायर। 16 में शुरू हो गया ये, तो गुड़गांव में पहला शो किया। उसके बाद में 3 लोग थे इसमें, मैं था, मेरा परकशनिस्ट था, और जो है मेरा गिटारिस्ट था निशांत अग्रवाल। तो उसके बाद में करते करते 9 साल में जो हो गया 14 लोगों का बैंड। अब स्टेज पर 9 लोग होते हैं और कम से कम 25 इंस्ट्रूमेंट बजते हैं। तो इसमें जो है देश विदेश, कनाडा, ये वो, अमेरिका, यूरोप वगैरह सब जगह हुआ है। और इसमें नए नए गाने जुड़ते चले गए हैं। अब इसमें होता ही है कि जो है अभी पैन इंडिया टूर चल रहा है मेरा, अप्रैल में ख़त्म होगा, अप्रैल में कहीं जाके ख़त्म होगा ये। अब हर जगह जाना, एक तो टूर करना, एक तो ट्रैवलिंग करना, ट्रैवलिंग के बाद में जो है वहाँ से होटल जाना, होटल के बाद में वहाँ से जो है वापस आना, साउंड चेक करना, साउंड चेक के बाद में 2 घंटे खड़े होकर गाना, वहाँ से फिर होटल जाना, शाम को रात को फिर निकल लेना वहाँ से। अमेरिका में तो कई बार 3-3 दिन के टूर थे, मतलब 3 दिन लगातार अमेरिका में, एक सिटी से दूसरी सिटी में। तो वहाँ पर तो दम ही निकल गई थी। लेकिन वो जो होता है, मतलब उसका हाई जो होता है, जो गाते हैं हम लोग, जो परफॉर्म करते हैं, उसका जो हाई जो होता है, उसका मुकाबला नहीं यार। आप लोग बड़े प्यार से ताली बजाते हो और बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है खुदा कसम। तो वो जो है, वो उसका हाई जो होता है वो अलग ही चीज़ होती है। वो एक हाई ही है जो कि हमको लगातार लुभाता रहता है, लगातार और शोज़ करने के लिए प्रोत्साहन देता रहता है। अदरवाइज़ तो मेरी यार मान के चलना, उम्र होती है एक चीज़ होती है जिसका नाम है उम्र, और वो होती है, वो आती है आप पर। हमें उतना चपल नहीं रहा जितना कि मैं अपने ज़माने में था। मतलब आपके 3-3 घंटे सोलो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो अब नहीं रहा।
तो वो होती है मतलब, और लग जाती है उम्र। एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अब आपको उम्र हो गई, एक्सेप्ट कर लो तो आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। आप जो है जवान लगने की, जवान बने रहने की कोशिश करते हो ना, वो सबसे ख़राब बात है। जवान रहने की कोशिश कर रहे हो और जवान हो नहीं, ये बड़ा दिमाग में जो है आपका साइकोलॉजिकली बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि यार मैं 62 का हो गया, अब भी काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह काम तो हमेशा करता रहूँगा, मरते दिन तक करता रहूँगा, लेकिन मैं 62 का हो गया, मैं 62 का जवान आदमी हूँ, ऐसा बोलता हूँ। 62 साल का जवान आदमी हूँ, नौजवान ही मरूंगा मैं, ये तय बात है। मैं बूढ़ा होकर नहीं मरूंगा, नौजवान ही मरूंगा मैं, ये तय बात है। बूढ़ा होकर मरना मुझे स्वीकार नहीं। हो गया। Enlighten your mind in the world's oldest city, Varanasi. जब आप अपने बेटों से इस बारे में बात करते हैं तो उनकी क्या राय रहती है, इतना एक्सटेंसिव ट्रैवल एंड टूर? यार उनकी ज़िंदगी जो अलग है। आपके घर में जवान हैं, हैं? जो आपके घर में जवान हैं, जो हाँ, आपकी उनकी ज़िंदगी अलग है। वो आपके मतलब उनका बहुत अधिक शो बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। दोनों, ये छोटा बड़ा वाला ये पढ़ रहा है स्पोर्ट्स साइंसेस पढ़ रहा है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में है, और छोटा वाला जो है फिजिक्स में है, वो दिल्ली में पढ़ रहा है। तो उनका जो है इंटरेस्ट नहीं है इसमें। और मेरे ऐसे एक्टर फादर से मेरी बड़ी नफरत है, जो कि चाहते हैं कि उनके बेटे भी स्टार बने। बेवकूफ़ है यार उनके। मेरे पिताजी जो है अपर डिवीज़न क्लर्क थे, मैं एक्टर बन गया, मेरे बेटे भी एक्टर हैं, ये क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दें। वो बहुत ही कम मेरे मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, दोनों बच्चे, बहुत कम मामलों में, बहुत ही कम। अभी पूछ लिया मैंने कि हाँ भाई बाबा आ जाए, शो देखने के लिए आ जाए, अपने फ्रेंड्स को ले आए, ये यहाँ तक है उनका सरोकार। इसके आगे जो है उनका, उनसे अधिक तो मेरी बीवी का है। मेरी बीवी अधिकतर मेरे शोज़ में चली जाती है साथ, लेकिन उन बच्चों का जो है मतलब बच्चों ने देख लिया, एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, इसके बाद वो सेटिस्फाई हो गए, ख़त्म हो गया बस। जब हम आपकी लिखी किताब से दो चार होते हैं, तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा, जिसका ये अब अंग्रेजी अनुवाद भी आ गया है। हाँ। आप अगर मुझे पकड़ा दें तो मैं जनता को दिखा हाँ, दूं। ये देखिए साहब, ये देखिए जी, ये पीयूष भाई की जो किताब है तुम्हारी औकात है, पीयूष मिश्रा का शीर्षक है। अंग्रेजी ये हार्पर कॉलिंस से किताब आई है। तो इस पूरी प्रक्रिया में, जिसमें घर के मोर्चे पर हम एक मेंबर की तरह हैं और बाहर बहुत ओवरवेलमिंग होता है, हज़ारों की ऑडियंस है जो बिल्कुल एकदम झूम रही है, विपश्यना करने का समय मिलता है अभी? अरे उसके समय तो बहुत ज़्यादा मिलता है। विपश्यना है, उसके बाद में ये सब चीज़ें, विपश्यना है, उसके बाद में सब चीज़ें। विपश्यना कम से कम मेरी होती है दिन में 4-5 घंटे, 4-5 घंटे, सुबह शाम तो होती है। बीच में जहाँ भी वक्त मिलता है मैं करने बैठ जाता हूँ। Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. जी, मैं बहुत सारे नौजवान लोग हैं जो अभी डिस्कवर कर रहे हैं योग, ध्यान, फिर उनको लगता है कि ये बाद की बुढ़ापे में करने वाली चीज़ है। अगर आप विपश्यना के बारे में इनको बता सकें थोड़ा सा। हाँ, विपश्यना ध्यान जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसमें कोई वैसी वाली रहस्यात्मक बात नहीं है। योग में ऐसी कोई रहस्य वाली बात नहीं, जादू टून नहीं होता ये ध्यान होता है। कुल मिलाकर आपको अपनी सांस पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। आपकी सांस कहाँ जा रही है बॉडी में, ये अबे चुप रहो, बे चुप। तो ये बॉडी में सांस कहाँ जा रही है ये देखना पड़ता है आपको। और ये अगर आप भरी जवानी में कर लोगे, जवानी में ही करने वाली चीज़ होती है। विपश्यना के शिविर लगते हैं 10-10 दिन के, वहाँ पर आप जाइए, अटेंड कीजिए और उसके बाद में आकर घर में कीजिए। शुरू में बड़ी परेशानी होती है। अंदर जितने भी विकार हैं आपके, जो है घृणा है, नफरत है, रिसेंटमेंट है, गुस्सा है, सेक्स है, काम है, जो भी रिसेंटमेंट्स हैं, जो भी विकार हैं आपके, वो धीमे धीमे ऊपर आते हैं और धीमे धीमे करके ऊपर आने के बाद में धीमे धीमे करके गायब हो जाते हैं। और वो स्थिति जो है, उस स्थिति को लाने के लिए आपको इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। वो शुरुआत की जो स्थिति होती है, इसीलिए जो बौद्ध भिक्षुओं को हमेशा कंदराओं में बैठकर विपश्यना करने की सलाह दी थी कि आप सोसाइटी से अलग होकर विपश्यना करो। वरना शुरू में जो उभर के आता है ना, लगातार क्रोध उभर के आता है, रिसेंटमेंट उभर के आता है, घृणा, काम बहुत बुरी तरीके से उभर के आता है। तो शुरू में आप जो है यू ऑलमोस्ट बिकम एनिमी ऑफ द पीपल। तो वो अगर फेस चला जाए, उसके बाद में आपको मालूम पड़ता है कि आप स्वर्ग में हैं। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो काम आप कर रहे हो वो आप आज से 50 गुना अधिक करोगे। उतना बढ़िया चीज़ है, इतनी बढ़िया चीज़ है। लोग बाग जल्दी छोड़ देते हैं, लोग बागों के वश की बात नहीं है, बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। ऐसी बात नहीं है, करके देखो एक बार की, करके देखो एक बार की,
तो करना पड़ता है, उसके बाद में कहीं जाके इसके परिणाम मिलते हैं। बहुत ही बड़ी चीज़। मैं इतना काम करता हूँ अपनी ज़िंदगी में यार, इतना काम करता हूँ, कुछ कहने की नहीं। बहुत काम करता हूँ, बहुत काम करता हूँ, खाली एक विपश्यना की वजह से। मैं विपश्यना करता हूँ इसलिए इतना अधिक काम कर पाता हूँ। इतना काम करता हूँ तुम लोग सोच भी नहीं सकते, और तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि मैंने कितना काम किया। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मेरे बारे में किताब पढ़ो मेरी और मेरे बारे में पूछना, कोई तारीफ नहीं कर रहा। मैंने सिर्फ काम ही किया ज़िंदगी में, और बहुत अधिक 3-4 जन्मों का काम कर लिया मैंने। तो अब मैं थक गया हूँ, 3-4 जन्मों का काम कर लिया, बहुत काम किया है मैंने। बोलो। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये ऑडियंस के लिए Q&A शुरू करूं, हमें हमारी टीम और दर्शकों की तरफ से कहा गया था कि क्या कभी पीयूष मिश्रा को खासतौर पे मंचों पे जब बातचीत कर रहे होते हैं तब इस बात का एक खतरा लगता है कि वो बहुत अनफिल्टर्ड और ऑनेस्ट ओपिनियन दे देते हैं जो बाद में सुर्खियों में चला जाता है? पहले लगता था, मुझे पहले लगता था कि जो है पता नहीं क्या निकल जाता है मुँह से। आजकल नहीं लगता। आजकल जो है बहुत तेज़ बोलता हूँ मैं, बहुत अधिक बोलता हूँ मैं, लेकिन मुझे मालूम है कि संभल के बोलता हूँ मैं। मेरा विवेक जो है लगातार काम करता रहता है, मेरा कॉन्शियस लगातार काम करता रहता है। मेरे मुंह से अनर्गल प्रलाप मेरे ख्याल से आजकल नहीं होता। और अगर हो भी जाए तो आई डोंट केयर। निकल जाए तो निकल जाए, मैंने बोल दिया। निकलता नहीं है, वैसे यूजुअली निकलता नहीं है। जो समझ बोलता हूँ, समझ कर ही बोलता हूँ। अच्छी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास दुनिया की, समझ के बोलता हूँ। और जो है, जो धारणा है वो दृढ़ है मेरी, काफ़ी दृढ़ है। तो अपनी धारणाओं पर डटा रहता हूँ मैं। बाकी जो है आपके भगवान को भी यार गाली देते हैं लोग बाग, बख्शा तो किसी को नहीं है लोगों ने, तो देते रहे यार, देते रहे। हु केयर्स? मैं भी जिंदा हूँ, आप भी जिंदा है, दैट्स ऑल। आप मानते हैं भगवान को? एक हायर पावर को मानता हूँ। देयर इज ए हायर पावर। वो ईश्वर, गॉड, कृष्ण वगैरह कोई भी हो, मुझे अंदाजा नहीं क्या है क्या नहीं। एक हायर पावर। यू आर नॉट द हायर पावर। आपके ऊपर एक हायर पावर है जो कि आपकी जिंदगी को चला रही है। कहीं से तो आएंगे यार, कहीं से तो आए हैं हम, कहीं तो जाएंगे ना, मरने के बाद भी कहीं जाएंगे, और कहीं से आए हैं। क्या कारण है कि मैंने जो है आपके 7 साल में पहली पोट्री लिख ली थी? क्या कारण है कि वोल्फगांग मोजार्ट ने जो 12 साल की उम्र में पहली सिम्फनी कर ली थी? क्या कारण है? कुछ तो किसी नोट पर तो छूटे हुए लोग बाग। भगवान बुद्ध जो है वो तो ही वॉज अ गृहस्थ, मतलब एक बच्चा हो चुका था उनका, उसके बाद में गए वो निर्वाण पाने के लिए, एंड ही अचीव्ड इट। तो इसका मतलब यह कि हमसे अधिक, हमसे ऊपर कोई एनर्जी है जिसको हम समझ नहीं पाते, और जिसको हम समझ नहीं पाते उसको हम चमत्कार बोल देते हैं कि ये चमत्कार हो गया। ऐसी बात नहीं है। चमत्कार भी इसी दुनिया में घटते हैं, हमारी आंखों के सामने घटते हैं। आप लोगों को कई घटनाएं आपके सामने गुजरती होंगी जो आप कहते होंगे कि समझ में नहीं आई, आपने चमत्कार बोल दिए। अरे नहीं यार, ऐसा होता है, बाकायदा ऐसा होता है। आप गौर से देखिए, ऐसा होता है। तो देयर इज ए हायर पावर। एक हायर पावर है, उसको जो है बहुत लेफ्टिस्ट मानते नहीं है, कम्युनिस्ट मानते नहीं है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है भाई, आपकी मर्जी है, मुझे एतराज़ नहीं है। अब जो है आज की तारीख में स्वीकारोक्ति बहुत बढ़ गई है, सौरभ, एक्सेप्टेंस। अगर कोई मेरी बात से एग्री नहीं करता तो मान लेता हूँ कि यार ये मेरी बात से एग्री नहीं करता, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। अगर कोई मुझे मारने को आता है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये मुझे मारने को आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, ये मुझसे घृणा करता है, इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। एक बार आप एक्सेप्ट करना सीख जाएं तो उसके बाद में ज़िंदगी में रेसिस्टेंस की गुंजाइश नहीं रहती। आप हर चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। पहले ये था कि लगातार घर्षण, फ्रिक्शन। इसने हमारे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया? अरे बोल दिया यार, बोल दिया। तुम्हारा उस पर वश है क्या? नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। नहीं है तो नहीं है। हर चीज़ पर आपका वश नहीं हो सकता, दैट्स ऑल। एक्सेप्ट करो उस बात को। आप, यू आर नॉट ओमनीपोटेंट, आप दुनिया चला नहीं रहे। एक्सेप्ट करो उस बात को, बात खत्म हो गई। इतना दुनिया का जिक्र हो रहा है पीयूष भाई, अब आप टूर की वजह से, शूट्स की वजह से इतना घूमते हैं, कोई ऐसी जगह अभी तक दिखी हिंदुस्तान में या बाहर जिसको देख के लगाओ क्या कमाल, लाजवाब जगह है? भोपाल बहुत बढ़िया जगह, बहुत बढ़िया जगह। भोपाल ऐसी जगह है जहाँ पर उतरने के साथ ही, आजकल तो मैं पहले ट्रेन में चलता था, जनरल डब्बे में। आजकल जो है मेरा औकात बढ़ गई है थोड़ी, तो मैं प्लेन में चलता हूँ। उतरने के बाद में, एयरपोर्ट से उतरने के बाद में एकदम से आपको सुरक्षा का एहसास होता है। एकदम से आपको लगता है कि आप कंप्लीटली सुरक्षित हैं इस जगह। भोपाल में कोई आपको मारने, तोड़ने, परेशान करने नहीं आ रहा। वो जगह ऐसी है, अजीब कोई चीज़ है उस जगह में, हवा में कुछ चीज़। एकदम से आदमी अपने आप को कंप्लीटली सुरक्षित महसूस करता है। भोपाल के निवासी
वो जो बात करते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, बहुत भोले हैं और बड़ी 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 पेलते हैं, लंबी लंबी, इतनी लंबी पेलते हैं भोपाल वासी, कुछ कहने के नहीं। अरे बच्चे कहते हैं ना, लेकिन वो इतने प्यारे हैं, कुछ कहने के नहीं। बहुत प्यारे आदमी है, बहुत प्यारे आदमी। तो भोपाल जो है मुझे अच्छी लगी, देहरादून भी मुझे अच्छी लगती है जी। देहरादून भी अच्छी लगती है जी, ये आपने प्यारे आदमियों का जिक्र किया। मेरा आखिरी सवाल है, आपके जीवन के कुछ प्यारे आदमी हैं, मैं उनका नाम लेता जा रहा हूँ, जरा उनके बारे में अपनी राय बता दीजिए, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि पीयूष भाई की प्यारे आदमियों के बारे में राय भी बदलती रहती है। हाँ, वो तो है जी, एक प्यारे आदमी है जिनका नाम है NK शर्मा। दोस्त था मेरा, था। दोस्त था ही कहूँगा यार। अब 18 से बात नहीं हुई उससे, 2018 से बात नहीं हुई, और मैंने इस बार बात करने की कोशिश भी की थी। 7 साल से बात नहीं हुई आपकी? अभी इस बार मैंने बात करने की कोशिश भी की थी, मैंने मैसेज भिजवाया था उसके पास कि मैं आऊँ क्या मिलने के लिए, मिलेगा क्या? तो उसने कहा कि मैं आऊँगा ही नहीं आज। तो मैं समझ गया, तो बात नहीं हो रही तो मैं कैसे बोलूँ कि मतलब आपके एक तरफा संबंध हो नहीं सकता। तो ऐसा क्या हुआ जो कहा जाता है कि कम्युनिज्म, दिल्ली के कम्युनिज्म। थिएटर के 2 लेजेंड, 2 जिगरी। कम्युनिज्म एक ही चीज़ थी। मैंने बुराई करी थी लेफ्ट की, मैंने कहा कि लेफ्ट की ये बदतमीज हो तुम लोग, तुमने बड़े पाप किए हैं लेफ्टिस्ट बन के। उसने जो है आपके मतलब ही रिएक्टेड कि तुम्हें ऐसा कहने का हक नहीं है। मैं पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। बंदा, हर बंदा बदलता है, मैं भी बदला, मैं बदल गया। अब आज की तारीख में वही पीयूष मिश्रा जो NK से या किसी और से सवाल नहीं करता था, वो आज इस काबिल हो गया कि आपसे सवाल कर रहा है, आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। तो आप भी जवाब दीजिए मुझे, या फिर बोलिए कि हम जवाब नहीं दे सकते। वो दोनों नहीं करता। तो आजकल उसने जो है वो ठान लिया है। अब ठान लिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता यार उसमें। मैं तो बात करना चाहता हूँ, लेकिन एक हद के बाद में फिर मैं भी बात नहीं करना चाहता। अब हो गया, खत्म हो गया। बहुत ही गहरा दोस्त था मेरा, बहुत ही गहरा दोस्त है मेरा। अनुराग कश्यप बहुत गहरा दोस्त है यार, बहुत गहरा दोस्त। बहुत बदतमीज आदमी है, लेकिन बहुत गहरा दोस्त, बहुत अजीज है। मतलब वो बदतमीजी की उन्होंने? गले की हड्डी है। अनुराग कश्यप मेरे गले की हड्डी है, ना उगलते बनती है ना हजम होते बनती है। बहुत ही अनुराग कश्यप, कैसे बताऊं उसके बारे में, मुझे एक चीज़ नहीं मिलती मेरी उससे, एक चीज़ नहीं मिलती। आइडियोलॉजी नहीं मिलती, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं मिलती, इमोशन मिलता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रिलीजियस आइडियोलॉजी, कुछ भी नहीं मिलता मेरा उससे। लेकिन जो है फिर भी कहीं ना कहीं कोई फांस लगी है अंदर, जिससे कि जो है वो इतना अजीज़ है मेरा। उसके लिए तो मैं टकरा जाता हूँ, कहीं भी टकरा जाता हूँ उसके लिए, बड़ी बड़ी जगह टकरा जाता हूँ। लेकिन गालियाँ बहुत देता हूँ उसके मुंह पे देता हूँ। और वो इकलौता बंदा है जो तरह सहन कर लेता है। और उसने पलट के मुझे आज तक एक गाली नहीं दी, आज तक एक चीज़ नहीं कही उसने मुझे। तो मैं देता हूँ उसको, और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है देना, गाली देना उसको। KK मेनन? अच्छा, बहुत ही शरीफ आदमी है। ही इज़ द ओनली पर्सन पूरी इंडस्ट्री में, इकलौता बंदा है जो कि परफॉर्मेंस अच्छा करो तो आपको जो है खुद मैसेज करके बोलता है वो। KK मेनन इकलौता बंदा है। मैंने जब अच्छा परफॉर्मेंस किया इंडस्ट्री में तो उसने खुद मैसेज करके बोला यार कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। उसने मुझे सिखाया बल्कि कि ये आदत डाल लो, मतलब बोल के नहीं लेकिन मैसेज करके सिखाया कि आदत डाल लो कि जो जब भी कोई परफॉर्मेंस अच्छा करता है तो भले ही मेरा परिचित नहीं हो, नंबर ढूंढ के मैं उसे फ़ोन करता हूँ या मैसेज करता हूँ कि यार आपने अच्छा किया, एंड दिस इज़ ऑल इंस्पायर्ड बाय KK मेनन। बहुत शरीफ आदमी। अमिताभ बच्चन? उनसे यार पेशेवर संबंध है। मैंने एक फिल्म में काम किया उनके साथ में, पिंक में। उनसे पेशेवर संबंध है। मैंने सुना था उनके बारे में कि बहुत टाइम के पंक्चुअल हैं, और जो कि सही भी निकला। बहुत टाइम के पंक्चुअल है, मतलब उनके आने से आप घड़ी मिला सकते हैं। तो मैंने सुना था उनके बारे में, तो मैंने पहले दिन से तय कर लिया था कि मैं अमिताभ बच्चन साहब से पहले पहुंचूंगा सेट पर। तो मैं जो है जब वो आया करते थे तो मैं पूरा सेट कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहन के, मेकअप वगैरह लगा के डायलॉग पढ़ता नजर आया करता था उनको। तो पहले 3 दिन के बाद में वो भी चौंक गए कि यार कौन बंदा है ये कि जो मुझसे पहले सेट पर जाता है। मैं बहुत पहले पहुंच जाया करता था, बहुत पहले, मतलब वर्कर्स नहीं पहुंचते तो उसके पहले पहुंच जाया करता था। और मुझे वैसे भी सेट पर, खाली सेट पर जाना अच्छा लगता है, लाइट्स वगैरह देखना अच्छा लगता है मुझे। तो वो उन्होंने पूछा उसके बाद पीयूष जी, तो फिर उन्होंने अभी पिक्टोग्राफी है उनकी अमिताभ बच्चन की जो है लाइफ की, वो उन्होंने भेंट की मुझे। तो मैंने भी कुछ किया, कुछ काम किया, मेरी छपी थी तब, तो वो मैंने उन्हें भेंट कर दी। तो ये करके जो है हमारे संबंध इतने हुए कि काम किया तो मतलब उसके बाद में मेरा रिगार्ड है उनके लिए, और उनका भी शायद होगा थोड़ा बहुत। मैंने अच्छा काम किया इस वजह से। इरफान? यार जल्दी चला गया यार, बहुत जल्दी चला गया, बहुत तकलीफ है उसकी। इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए था। बहुत बड़ा एक्टर था, बहुत बड़ा एक्टर। मेरा इतना, देखिए साफ बताऊं, इतना गहरा दोस्त नहीं था मेरा। इरफान जो है हैड नेवर बीन सो क्लोज टू मी द वे ही वाज विद तिग्मांशु धूलिया और विशाल भारद्वाज। मेरा इतना, वो आज की तारीख में जिंदा नहीं है। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ उसके बारे में, लेकिन फिर भी वो सुन रहा होगा कहीं,
इतना गहरा दोस्त नहीं था मेरा। मैं और इरफान जो अलग अलग स्कूल ऑफ एक्टिंग से बिलोंग करते थे एनएसडी में पढ़ते हुए। वो मेरे से 1 साल जूनियर था। मैं इंट्यूटिव एक्टर था और वो इंटेलिजेंट एक्टर था, और मैं उससे एग्री नहीं करता था, वो मुझसे एग्री नहीं करता था। उसके बाद हम निकलने के बाद में मैं लग गया दिल्ली में थिएटर करने, और वो टेलीविज़न करने लग गया वहाँ पर। और करीब 14 साल बाद हमारा दोनों का फिर मुकाबला हुआ मकबूल में। तो वो अपनी मेथड से एक्टिंग कर रहा था, मैं अपने मेथड से एक्टिंग कर रहा था। तो हम दोनों से मिले और उसमें परफॉर्मेंस हुआ, दोनों का हुआ। मेरे ख्याल से आपने भी देखी होगी, मकबूल देखी होगी ना? मकबूल तो देखी है ना सबने। अच्छी लगी, अच्छी फिल्म थी। उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग हो गई कि मैं तुझे पसंद करता हूँ। उन्होंने कहा यार पीयूष भाई बड़ा अच्छा काम किया। मैंने कहा तुमने बड़ा अच्छा काम किया। उसके बाद संबंध हो गए, संबंध हुए, अच्छे संबंध हुए। फिर भी ऐसे संबंध नहीं हुए कि रोज़ मिलना हो, ये यारी दोस्ती हो। ये मैं एग्री करता हूँ कि ऐसे संबंध नहीं हुए। लेकिन जाना खल गया उसका यार, बहुत जवान था, बहुत जवान था। मतलब जिस उम्र में वो उसको ग्रो करना था उस उम्र में चला गया वो। और बहुत मैंने सुना कि बहुत अच्छा यार आदमी था वो, लोगों का यार दोस्त आदमी था। मुझसे नहीं हो पाई दोस्ती उसकी, लेकिन वैसे सुना कि यार आदमी था। भगवान आत्मा को शांति दे, और भगवान उसके बेटे को बहुत बड़ा एक्टर बनाए। जी। रणबीर कपूर, अरे पूछो मत, वो चीज़ है, वो चीज़ है। इतना नंगा बेशर्म बंदा मैंने आज तक नहीं देखा है। अरे वो बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत बड़ा एक्टर है रणवीर। मतलब वो बंदा, उसके ऊपर इतनी बड़ी लीगेसी है उसके पिताजी की, उसके पिता के पिताजी की, उसके पिताजी के पिताजी के पिताजी की, पृथ्वीराज कपूर से लेकर इतनी लंबी चौड़ी लीगेसी है, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 1% लीगेसी का बोझा लेकर नहीं चलता वो बंदा। वो कमाल है बंदा। मैंने 2 फिल्में की हैं उसके साथ में, रॉक स्टार और तमाशा। दोनों फिल्में की हैं। दोनों फिल्मों में देखा 1% बोझा लेकर नहीं चलता कि मैं इसका पोता हूँ, उसका नाती हूँ। ये वो अपना काम करता है, और काम करने के बाद में वो एकदम हल्का हो जाता है। वो इरफान के तरीके से रहता नहीं है। इरफान तो डूब जाया करता था, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन। उसका मामला अलग है। शॉट के बाद में एकदम हल्का बंद हो जाए, और अतरंगी बातें करेगा, ऐसी बातें करेगा जो कि मैं आपको बतला नहीं सकता यहाँ पर। ऐसी कैसी बात है? अरे ऐसी बातें होती हैं ना जो बतला नहीं सकता, बतलाई नहीं जा सकती। 2 बंदों के बीच में ऐसी बातें होती हैं जो बतलाई नहीं जा सकती। तो वो ऐसी बातें करेगा, और उसके बाद में शॉट के पहले एकदम फिर तैयार हो जाएगा। तो वो तो सही मायने में आपके स्विच ऑन और स्विच ऑफ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फिल्म इंडस्ट्री में। और इतना बड़ा एक्टर कौन है यार, उसकी जनरेशन में कौन है इतना बड़ा एक्टर? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत प्यारा इंसान है, बहुत ही प्यारा इंसान। पीयूष भाई, आप एक्टर्स के बारे में बातें करते हैं, बड़ी उनकी दिल खोल के तारीफ भी करते हैं। एक्ट्रेसेस के बारे में आपके उद्गार बहुत कम प्रकट होते हैं। एक्ट्रेसेस के बारे में आपकी हीरोइन लोगों से दोस्ती नहीं है? नहीं यार, कहाँ करती नहीं है मुझसे, करती नहीं है। मेरी जो प्रिय एक्ट्रेस थी उनको मैंने मैसेज किया था। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में डिम्पल कापड़िया से बड़ी एक्ट्रेस कोई नहीं हुई। डिम्पल कपाड़िया अंडर एस्टिमेट, कभी उनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया। एल्फ्रेड हिचकॉक ने एक फिल्म बनाई थी डायल एम फॉर मर्डर। उसमें कौन थी? तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। उसका हिंदी अनुवाद हुआ इंसाफ के नाम से। हिंदुस्तान इंसाफ या मुगल एस आनंद की पहली फिल्म थी। उसमें वही रोल जो है डिम्पल कापड़िया ने किया था, जो उस एक्ट्रेस ने किया था। डिम्पल कापड़िया वॉज माइल्स अहेड देन दैट एक्ट्रेस। नाम भूल रहा हूँ, बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी वो। माइल्स अहेड देन दैट एक्ट्रेस। डिम्पल कापड़िया इतनी खूबसूरत, इतनी भरे बदन की, इतनी खूबसूरत साड़ी पहनने का अंदाज, क्या आवाज़ है उनकी हंस की, और क्या एक्सप्रेशन है। जिस चीज़ जो करने के लिए शबाना आज़मी कम से कम आपके 10 दिन अपने आप को तैयार करती हैं, वो एक पल में कर देती थी। इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी, बट नेवर, वो भी लापरवाह थी, बहुत लापरवाह बहुत थी, जैसा सुनने में। आपने बताया डिम्पल कपाड़िया? मैंने बताया, अरे वो उनका, मैंने कहा लंबा चौड़ा SMS भेजा मैंने कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे आप बहुत पसंद आई। उनका जवाब आ गया थैंक यू। थैंक यू करो, क्या थैंक यू? मैंने कहा मैं कैसे बोलूँ उनसे कि मिलना चाहता हूँ, आपको छूना चाहता हूँ। आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो कि आपको, और जितनी एज बढ़ी है ना उनकी, उतनी अधिक खूबसूरत हो गई हैं, उतनी सुंदर हो गई हैं, इतनी सुंदर, इतनी मैच्योर्ड हो गई हैं। बॉबी की बात नहीं कर रहा मैं, बॉबी के टाइम की बात नहीं कर रहा। जितनी एज बढ़ी है उनकी, ये है सागर में यार, सागर में मतलब पागल कर देने वाली ब्यूटी थी वो, पागल कर देने वाली ब्यूटी थी। सागर जैसी आंखों वाली, ये तो पता तेरा नाम है क्या, एप्ट एप्लीकेबल होता है उन पर। क्या सुंदर एक्ट्रेस थी, कितनी सुंदर साड़ी पहनने का अंदाज, अरे वाह बे वाह, क्या बात। साड़ी अमर बना दी उन्होंने, साड़ी अमर बना दी उन्होंने। साड़ी उन पर ही अच्छी लगती है। दूसरी एक एक्ट्रेस थी जिसको मैं, ये दोनों सारिका
सारिका, उसको भी कम इस्तेमाल हुआ बहुत। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत बुरा किया। एक दूसरी एक्ट्रेस थी सारिका। तो ये जो है मेरी एक्ट्रेस, मेरी चॉइस ये है। बाकी जो है एक्ट्रेसेस भाव नहीं देती यार मुझे, मैं भी भाव नहीं देता फिर। बॉयज स्कूल के लड़के जैसा गुस्सा दिखा रहे हैं बैठ के। हाँ, काम करता हूँ यार, काम करता हूँ, काम कर घर आता हूँ मैं, काम अच्छा, कर एक घर एक आता हूँ, आखिरी सो सवाल, जाता हूँ। देन ऑडियंस से हम क्वेश्चन लेंगे। पीयूष भाई, इतना लंबा तजुर्बों से भरा जीवन, ग्वालियर, फिर दिल्ली, फिर मुंबई और अब पूरी दुनिया, वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि अब मैं डेयर टू ड्रीम कर सकता हूँ, अब मैं ये ख्वाब देख सकता हूँ कि मैं अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जीऊँगा, अपने मन का काम करूँगा? वो डेयर टू ड्रीम मोमेंट क्या था आपका? वो शुरू से था यार, ऐसे ही था कि मैं अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीऊँगा। पहले कोई मानता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, पहले बाद में मानने लगे। जब कर दिया मैंने, करके दिखा दिया। मैं करता क्या कर, मैं वो था यार दिमाग। अरे तुम लोग जितने हो, जेनजी जनरेशन जो है ना, जो है वो यार, क्या यार तुम लोग क्या करते हो, क्यों करते हो हरकतें, क्या करते हो तुम? आपके हाल चाहिए, हाल चाहिए, हाल चाहिए, इंस्टेंटली चाहिए तुम्हें रिजल्ट, इंस्टेंट चाहिए रिजल्ट तुम्हें। मेहनत करो उसके लिए। और तुम्हारे बारे में खराब बात मैं सुन नहीं सकता किसी से। मेरा होप है तुम सब लोग, होप हो मेरी, नौजवान तुम मेरी होप हो। तुम्हारे लिए गाता हूं मैं, तुम्हारे लिए परफॉर्मेंस करता हूं। तुम लोग ऐसा क्या, मतलब इतना जल्दी करना, इतना इंस्टेंट मिल जाए, इंस्टेंट मिल जाए। अरे मेहनत तो करो, कम से कम थोड़ा 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 करके काम करो, उसके बाद में तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तुम हर चीज इंस्टेंट चाहिए। प्लान करते रहो, प्लान करते रहो, प्लानिंग दिमाग की ऐसी तैसी कर रखी है। चलिए, ऑन दैट नोट जेनजी से कुछ सवाल ले लेते हैं जी। हाँ, ये बिल्कुल आगे जो भाई साहब बैठे हैं, ये हाथ हिला रहे हैं। हाँ, हेलो सर। थोड़ा माइक पास रखेंगे, अपना नाम बोलेंगे और संक्षिप्त में सवाल पूछेंगे। हेलो सर, मेरा नाम है अनस खान। मैं भी ग्वालियर से आया हूँ अभी राइट नाउ। तो मैं शाहरुख सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके लिए कुछ लेके आया था। अगर आप उन तक पहुँचा सके तो बड़ी मेहरबानी अरे होगी। यार कमाल है। चलिए अगला माइक उधर दीजिए, थोड़ा फुर्ती माइक लीजिए। चलिए चलिए। नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन पीयूष सर से है कि एक बार एक इंटरव्यू में नसरुद्दीन शाह जी ने यह बोला था कि पीयूष सर अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक है। किसने बोला था? नसरुद्दीन शाह जी ने। नसीर साहब ने बोला था। जिसने नसरुद्दीन शाह जी। नसीरुद्दीन शाह ने। नसीर ने बोला था? नहीं, नसरुद्दीन शाह जी ने। वो एक ही बात है, नसीर और नसरुद्दीन शाह, उनने बोला था ये। हाँ नहीं हो सकता सर, मेरे बारे में ऐसा बोल नहीं सकते हो सर। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं, कर इतना रहा हूं। अचरज क्यों लग रहा है कि नहीं नसीर हो साहब नहीं बोल सकते? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हो नहीं सकता यार। नहीं बनती आप नहीं, हाँ नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। मेरी उनसे नहीं बनती, उनकी मेरे से बनती। लेकिन मेरे बारे में ऐसा बोल ही नहीं सकते यार, वो इम्पॉसिबल बात है। चलिए मैं अगला सवाल। एक्टर हूँ, जी। मेरे बारे में क्या बोलेंगे? गंगा। हाँ सौरभ सर, आपको नमस्कार। सबसे पहले नमस्ते जी। मिश्रा जी को नमस्कार। नमस्ते। आपका चैनल ऐसा है कि मैं बगैर एक दिन इसको देखे बिना नहीं रह सकता। Thank पहली you, बात thank तो ये you। जी, ठीक। सवाल पूछिए। क्या मिश्रा चीज? सर, आपसे ये पूछना है मुझे कि ये आरंभ है प्रचंड लिखने के पहले आपके मन में क्या मनोभावनाएं आई होंगी? अरे किसने घंटा कुछ मजबूर? भाव- अरे कुछ नहीं थी यार। क्या मजबूर? नहीं सर, ये आज खुलासा नहीं आपको था करना यार। पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए पीयूष भाई, ये सब इतने प्यार से पूछते हैं, ये आप दुर्वासा क्यों हो जाते हैं तुरंत? अरे सच बोल, आपकी कसम कुछ नहीं था यार, आपकी कसम कुछ नहीं था। कुछ तो नहीं- होगा, अरे कुछ रम नहीं पी था। होगी, किसी रम नहीं था, नाटक की नहीं। सिचुएशन अरे होगी, नहीं था, कुछ होगा, खाली बताइए। अनुराग कश्यप था, उसने कहा कि एक पॉलिटिकल सॉन्ग चाहिए पीयूष भाई, तो आप लिख दोगे? मैंने लिख दूंगा। तो मैंने कहा कब कब चाहिए? मैं कल चाहिए। मैंने कल लिख दिया। एक अंतरा पहले लिखा मैंने और एक अंतरा दूसरे दिन लिखा मैंने। ऐसा करके मैंने उस गाना दे दिया। कोई, मैं एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, मैंने घंटा कुछ सोच के नहीं लिखा था। पता नहीं क्या लोगों ने ये कर दिया, क्या लिखा है और उसमें ये वो कर दो और वो कर। अरे कुछ सोच के नहीं लिखा था यार, वो सीधा साधा सॉन्ग है, आराम से लिखा था मैंने, एक प्ले के लिए लिखा था। उसके बारे में इतना गूढ़ फलसफा हो गया कि यार ये सॉन्ग क्या है। अरे कुछ नहीं है यार, सॉन्ग वो लिख दिया मैंने। बहुत मामूली सॉन्ग है, लिखना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं बहुत जल्दी सॉन्ग लिखता हूँ एक्चुअली। तारीफ नहीं कर रहा इसमें, वो दिया है सृष्टि ने मेरे को, प्रकृति ने दिया है। दो दिन मैक्सिमम लगते हैं मेरे को सॉन्ग, और मेरे सारे सॉन्ग 2 दिन में लिखे गए। अरे रुक जा रे बंदे, तो अरे रुक जा रे बंदे, तो जब वो कंपोज कर रहे थे इंडियन ओशन, तो मैं लिख रहा था। जब वो कंपोज कर रहे थे, इधर कंपोज कर रहे थे, इस कमरे में लिख रहा था मैं। एक बगल में चांद होगा, घर हो गया, या होसना हो गया, या आरंभ प्रचंड हो गया, ये सब मैंने 2 दिन के अंदर लिखे। और मुझे कोई अचरज नहीं, अब सॉन्ग्स पर तो अचरज नहीं होता मुझे, कैसे निकलते हैं मेरे हाथ से सॉन्ग, निकल आते हैं जी। तो मेरा नाम वेद है, मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। मेरा आपसे प्रश्न है कि
कठोर सत्य लिखना आसान है या फिर नरम मोहब्बत? वीरता और हुंकार की कविताएं आसान हैं या नाजुकी उनके लब अरे की क्या सब कही सब है? मुश्किल है यार, सब वैसे कहो तो सब मुश्किल है, वरना फिर सब आसान है। लिखना आता है अगर आपको तो सब आसान है, अगर लिखना आता है, लिखना नहीं आता, अगर सर तोड़ रहे उससे, तो यार वो नरम मोहब्बत की तक कविताएं भी बड़े मुश्किल से लिख पाओगे। बस लिखना आना चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, अपने आप को इमोट करना आना चाहिए। लिखना कुछ नहीं है, बेसिकली इमोशन है। मैं एक्टर हूँ, एज एन एक्टर इमोट करता हूँ अपने आप को, मैं एज एन एक्टर इमोट करता हूँ अपने आप को। हाँ इधर है, इधर ये लड़कियां थी। अरे आ रहा हूँ, लड़कियों को देख लिया है हमने। अरे यार नीतीश वहां जो पीछे मैम हाथ ऊपर किए हुए हैं, मैम। मेरा नाम तान्या है। मुझे आपसे ये पूछना था कि जब आपको लिरिक्स लिख रहे होते हैं तो कभी क्रिएटिव ब्लॉक आता है? क्या? कभी राइटर्स ब्लॉक आता है? नहीं आता मुझे, कभी नहीं आता। आता है तो मैं उस काम को बंद कर देता हूँ और सो जाता हूँ, उसके बारे में सोचता हुआ, और उसके बारे में होश अगले दिन सुबह मिट जाता है वो, और नहीं मिटता तो अगले तीन दिन तक जो है मैं यही करता हूँ, मैं सोचते हुए सो जाता हूँ उसको। उसके बाद 3-4 दिन के बाद में वो मिट जाता है, आराम से मिट जाता है मेरे अंदर। और ना ही मैं कहीं बाहर जाके लिख सकता हूँ, गोवा या काठमांडू ऐसा कुछ जाके। मेरे को चरपर चाहिए अपने। मैंने पूरी ज़िंदगी काम किया मंडी हाउस में। मंडी हाउस अगर कोई गया हो तो मंडी हाउस में खूब चरपर चाय की दुकानें और टैपें गाड़ी, स्कूटर, टेम्पो, बस, जब तक वो नहीं चलते तब तक मैं लिख नहीं सकता। मुझे बहुत शोर चाहिए, मुझे अपने बच्चे चाहिए खूब सारे, आपके मतलब वो और बाबा क्या हाल है, मोबाइल फ़ोन चाहिए, बजता है मोबाइल फ़ोन, बीवी चाहिए कि डार्लिंग तुमने चाय पी कि नहीं, ये सब चीज़ें चाहिए मुझे। मेरे को खूब डिस्टर्बेंसेस चाहिए। तो मेरे लिए ये सब हैंगअप्स, ये हैंगअप्स हैं यार, ये सब बेटा, ये सब हैंगअप्स हैं कि जब राइटर्स ब्लॉक लग गया और मैं पागल हो गया। अरे कुछ नहीं होता ये। और एक्टर्स ने जो सबसे बदमाश होते हैं हमारे एक्टर्स आकर बोले ना, कोई मैं बॉस, मैंने पागल का रोल किया, मैं पागल हो गया। भाई तेरी ऐसी की तैसी, तूने अपना चेक लिया, भरा के दारू पी के सो गया, हमें बना रहा। कुछ नहीं करते ये लोग, कुछ नहीं करते, सब बेकार किसी बातें। जी एक लास्ट सवाल, ये जो आगे बैठी हुई मैम। हाँ जी नमस्ते सर, आप दोनों को। मेरा नाम मीनल है और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे किशोर कुमार सर मल्टी टैलेंटेड थे, आप भी वैसे ही मल्टी टैलेंटेड हो, आप सब कुछ कर लेते हो। वैसे ही मेरा भी इंटरेस्ट है कि मुझे सब कुछ करना अच्छा लगता है। तो इन सब के बीच में आप बैलेंस कैसे मेंटेन करते हो? क्या आप, उनका ये कहना है देवी जी का कि जैसे किशोर कुमार हरफन मौला थे, पीयूष मिश्रा भी हरफन मौला हैं, बैलेंस कैसे एस्टेब्लिश करते हैं इतनी सारी चीज़ों के बीच? परफॉर्मर, लिरिसिस्ट, सिंगर, कंपोजर, एक्टर, राइटर। आपका दिमाग अगर सही हो ना बेटा, दिमाग सही होना चाहिए आपका, सब हो जाता है। जी विपश्यना करो, फिर बोल रहा हूँ विपश्यना करो। 10 दिन का कैंप करो, दिमाग सही रहेगा तो हर काम, बहुत सारे काम एक साथ कर पाओगे। जी हाँ बोल। हाँ उधर पीछे दे दीजिए, उनके पीछे जो मैम खड़ी हैं। जी हेलो, नमस्कार सर, मेरा नाम सृष्टि सरगम है और मैं 10 साल से म्यूज़िक सीख रही हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कभी जसविंदर नरूला जी या ऋचा शर्मा जी से मिले हैं? तो मैं चाहती हूँ कि उन तक मेरी आवाज़ पहुँचा दीजिए आप। ये एक अलग कुरियर सर्विस चल रही है, उनको शाहरुख खान तक आवाज़ पहुँचानी है, उनको वहाँ तक। ठीक है, एक जी वो पीछे बस एक मैम खड़ी हैं। हाँ कौन किससे पहुँचा दी? जसविंदर नरूला एंड ऋचा शर्मा, वो पीछे। हाँ जी, बस ये लास्ट सवाल है। आपका गाना मैम माइक थोड़ा नीचे रखिए और थोड़ा तेज आवाज में बोलिए। प्रचंड है, इतना अच्छा था कि मेरा ग्रैंडसन 9 साल का है, उसने जितनी बार भी कौन सा गाना? अखंड ही, आरंभ है प्रचंड। जी और एक और रिक्वेस्ट है कि आपकी पिक्चर्स में आपकी कोई बेस्ट लाइन जो आपको आज तक बहुत अच्छी लगी हो। क्या? आपकी फिल्म का कोई डायलॉग जो आपको बहुत पसंद आया? अरे नहीं है। इमेज क्या है, वो क्या है? इमेज इज एवरीथिंग इज इमेज। सुना दीजिए सर, रिक्वेस्ट है। रॉक स्टार में था जी। इमेज इज एवरीथिंग इज इमेज। पीयूष भाई, आप मुझे पता है बली मारान करते हैं और ये 2 लाइन कोई भी गुनगुना सकते हैं? गुनगुना ही सकता। मैं एक शेर सुनाता हूँ तुम्हें, ये जो जेनजी जनरेशन पर तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। समझदार तो फंसा रहा, ये सोचे क्या ये मुमकिन है। समझदार तो फंसा रहा, ये सोचे क्या ये मुमकिन है, और मूर्ख कर गुजरा यूं जोड़े जोड़े हर दिन का। प्लानिंग करते हो 5 years प्लानिंग है। प्रोजेक्ट टाइगर बना दिया आज जिंदगी का। समझदार तो फंसा रहा, ये सोचे क्या ये मुमकिन है, और मूर्ख कर गुजरा यूं जोड़े जोड़े हर दिन का। फिर बात किसी ने बतलाया, ओ मूर्ख भैया मालूम है, जो कर गुजरे हो सच्ची बोलूं वो नामुमकिन था।
जब कर गुजरोगे तब मालूम पड़ेगा कि नामुमकिन से नामुमकिन चीजें कर दी तुमने। पहले से मान के चलते हो कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, अरे हो, उसका बाप हो सकता। करके देखो पहले, करके देखो पहले। चलो अच्छा ये बताइए, इतना विपश्यना करते हैं, आपको इतना गुस्सा फिर क्यों आ जाता है? गुस्सा नहीं आता मेरे को यार, बहुत अच्छा ये आपकी लव लैंग्वेज है? हाँ ऐसे ही प्यार भरी आवाज है ये मेरी, मतलब प्यार भरी आवाज है, गुस्सा नहीं आता मेरे को। ऐसे डिम्पल जी को तो ऐसे एसएमएस नहीं भेजा था ना? है? आपको पता है ना हमारी आपकी बातचीत की वो रील बहुत वायरल होती है कि वो ट्रेन में बैठ के चली गई टीचर, फिर आपको सिगरेट की तलब लगती है। हाँ हाँ हाँ, वो तुमने बड़ा बदतमीजी वाला इंटरव्यू लिया था मेरा। All right, on that note, we'll end this session. Thank you so much, Piyush bhai. चलो जी, थैंक जी। जिंदाबाद।